मेरी ये आप बीती आज से 30 साल पहले उस जमाने की है, जब इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह इजाद नहीं हुआ था। 30 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी जो आज एक मिडिल क्लास के घरानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। 30 साल पहले की बात मैंने इसलिए की कि जब ही मेरी शादी अमित से हुई थी और मुझे आटे दाल का भाव मालूम हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और अमित मुझसे 5 साल बड़े थे। मेरे पिता का घर भी एक औसत दर्जे का घर था। हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन मेरी परवरिश उन्होंने बड़े लाड प्यार से की थी। इस लाड यार के अलावा एक और बात भी थी जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। उस वक्त मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए खानदान वाले और मिलने जुलने वाले सभी यही कहते थे कि मैं सुंदर होने के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर चुकी हूँ, इसलिए जरूर मेरी शादी किसी बहुत बड़े घराने में होगी। लोग इस किस्म की बातें न जाने क्यों करते हैं कि लड़कियों का दिमाग खराब हो जाए। इन बातों ने मुझे भी कारों और बंगलों के सपने दिखाना शुरू कर दिए थे। मैंने लोगों की इन बातों का यकीन कर लिया था कि मेरी शादी किसी बहुत बड़े घराने में होगी। जब मैं बीए के आखिरी साल में थी तो मेरे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मैं उन सब रिश्तों को ठुकरा दिया करती थी, क्योंकि मेरे ख्याल में वो सब रिश्ते मेरी शान के खिलाफ थे। मेरे माता पिता की ख्वाहिश थी कि जैसे ही मैं बीए कर लूं, मेरी शादी कर दी जाए। मैंने 18 साल की उम्र में बीए कर भी लिया था, लेकिन मेरे माता पिता की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। जो 4-5 रिश्ते आ चुके थे, मैं उन्हें रिजेक्ट कर चुकी थी। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि मेरी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी, इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि शादी मुझ पर थोपी जा सकती। मेरा इनकार मेरे पिता की नज़र में आखिरी फैसला होता था। लेकिन एक दो रिश्ते के सिलसिले में मेरी माँ थोड़ी सी गुस्सा हुई थी। उनके ख्याल में वो एक अच्छा खासा रिश्ता था जो मुझे कबूल कर लेना चाहिए था। बीए कर लेने के बाद भी मेरे लिए रिश्ते आते रहे, लेकिन वो सब नौकरी पेशा लड़के थे। किसी की तनख्वाह 5,000 थी, कोई 7,000 कमाता था और किसी को 8,000 रुपये मिलते थे। मैं ये सोचकर इनकार कर देती थी कि इनमें से तो कोई मुझे बंगला क्या, एक खटारा सी कार भी नहीं दिला सकेगा। लेकिन जब इसी तरह 2 साल गुजर गया, मेरी क्लास फेलो और मेरी बहुत करीबी दोस्त तक जया की शादी हो गई और उसके अलावा भी कई सहेलियों की शादी हो गई, तो मेरे कस पल ढीले पड़ने लगे। सारे खानदान में बातें होने लगी। मेरे एक मामू ने सबके सामने मुझसे बड़े कड़वे लहजे में कह दिया, 2-4 साल इसी तरह और गुजार दूंगी तो खपती हो जाने में शायद देर ना लगे। खुद मेरे अंदर भी एहसासे महरूमी ने पनपना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन मेरी शादीशुदा दोस्त जया ने मुझसे कहा, ऐसा होता है दीपा कि खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को बड़े घराने भी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें किस्मत को भी दखल होता है। बुजुर्गों की ये बात तुमने भी सुनी होगी कि इंसानी जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। इसके अलावा ये भी सोचो कि ज्यादा वक्त गुजर जाए और लड़कियों की शादी ना हो तो घर वाले भी आजिज हो जाते हैं। उसी वक्त मैंने अपने पिता में ऐसा कोई बदलाव तो नहीं देखा था, लेकिन मेरी माँ के मिजाज में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया था। मजीद 1.5-2 साल गुजरने पर वो और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो सकती थी और पिताजी के मिजाज में भी बदलाव आ सकता था। माँ बाप का घर यकीनन बेटियों का घर नहीं होता। मैंने बड़े दुख से सोचा और उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मैं जया की बातों पर गौर करती रही और ये फैसला करते हुए कई बार मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अब जो भी मुनासिब रिश्ता आएगा, मैं उसे कबूल कर लूंगी। ये फैसला करते हुए मैंने दिल ही दिल में उन लोगों को बहुत बुरा भला कहा, जिनकी जबान कभी ये कहते नहीं थकती थी कि दीपा का रिश्ता किसी बहुत बड़े घराने में होगा। मेरे इस फैसले के 2 माह बाद जो रिश्ता आया, वो मेरे सपनों के जैसा तो नहीं था, लेकिन पुराने आने वाले रिश्तों से कहीं बेहतर था। अमित उस जमाने में 7,500 महाना के मुलाजिम थे। उनके दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थी और साल भर पहले तीनों भाइयों ने मिलकर छोटी बहन की शादी भी कर दी थी। अब अमित पर सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी थी, जो अपने छोटे बेटे अमित ही को ज्यादा चाहती थी, इसलिए वो अमित के साथ रहती थी। फिर भी इस रिश्ते में मुझे एक खोट नजर आ ही गया कि उनका मकान ना सिर्फ ये कि छोटा था, बल्कि उनका अपना भी नहीं था। मैंने माँ से कहा, जब उन्हें किराए पर ही रहना है तो कम से कम थोड़ा बड़ा मकान तो ले लेते। मेरे मुंह से निकल गया, मेरी आदत जो पड़ गई थी कुछ न कुछ खराबी निकालने की। मेरी तरफ से ये एक शर्त तो थी ही, लेकिन इसमें मेरी माँ के लिए एक इशारा भी था कि मैं वो रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार थी। मुझे नहीं मालूम हो सका कि मेरी माँ ने मेरी ये शर्त
मेरी होने वाली सास तक किस तरह पहुंचाई थी और वो क्या जवाब देकर गई थी। मगर 2 दिन बाद मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अमित ने अपनी माँ से कहलवा दिया था कि शादी की तैयारी में कुछ महीने तो लगेंगे और उस अरसे में कोई बड़ा और अच्छा सा मकान तलाश कर लेंगे। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। मैं अपने सपने बिखर जाने की वजह से थोड़ी सी दुखी जरूर थी, लेकिन जया की बातों ने मेरा दुख बड़ी हद तक कम कर दिया था। उसने कहा था, तुम तो खुद को बहुत खुश नसीब समझो दीपा। मैं जिस घर में गई हूँ वो तो खैर उनका अपना है, मगर मेरे पति की तनख्वाह सिर्फ 5,000 है। उस पर माँ बाप का खर्च, 2 छोटी बहनों की शिक्षा के खर्च, और फिर वक्त आने पर उन दोनों की शादी भी मेरे पति को ही करना है। घर भी बस छोटे से प्लॉट पर बना हुआ है। तुमने तो बड़े घर की शर्त भी मनवा ली। मैंने जया से कहा, बड़े घर के बारे में मैंने इसलिए कहा था कि घर में कोई ऐसी छोटी सी खुली जगह तो हो जहां घास लगाकर शाम को 2-4 कुर्सियां डालकर बैठा जा सके। मैंने जो सपने देखे थे उनका हल्का सा अक्स अब भी मेरे जहन में मौजूद था। किसी बड़े घर के लॉन में टहलना मेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए मैंने ये गवारा कर लिया था कि एक छोटी सी जगह को लॉन बनाकर उससे ही कुछ सुकून पालूंगी। आखिर वो दिन आ गया जब अमित से मेरी शादी हो गई। इत्तेफाक से ये वही तारीख थी जब मेरा बीए का रिजल्ट आया था। अमित सुंदर तो नहीं थे, लेकिन कबूल सूरत थे। लेकिन कहा जाता है कि मर्द की सुंदरता ये है कि उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव पर अपना बैलेंस बरकरार रखना आता हो, और अमित को ये फन आता था। शादी की पहली रात को और फिर बाद के 2-4 दिनों में मुझे ये महसूस हो गया कि अमित मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत पागल है। मैंने उनकी इस मोहब्बत से एक अजीब फायदा उठाया। अमित ने शादी के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। छुट्टी की आखिरी रात को वो मुझसे कहने लगे, दीपा अब कल से मैं दफ्तर जाऊंगा। माँ कह रही थी कि आज दुल्हन से तय कर लेना कि घर किस तरह चलाना है। मैंने जल्दी से कहा, घर चलाने की जिम्मेदारी तो माँ के पास ही रहने दीजिए, मुझे ये काम बिल्कुल नहीं आता। दरअसल इस बात से तो मैं वाकिफ हो चुकी थी कि ये घर 2,000 रुपए माहाना किराए पर मिला था, और इस तरह अमित की तनख्वाह में से 2,000 किराए के निकालकर 5,000 ही बचते। उसमें अमित को अपने खर्चे भी पूरे करने होंगे। मैं चाहती थी कि अपने जाती खर्च के लिए कम से कम 1,000 माहाना तो लूं। उसके बाद जो कुछ बचता उससे घर चलाना कम से कम मुझे तो मुश्किल ही नजर आ रहा था। अमित ने कहा, चलो ठीक है, माँ धीरे धीरे तुम्हें सब सिखा देंगी। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि तुम्हारी शर्त पर ही ये घर लिया गया है, जिसका किराया 2,000 है। अब बचे 5,500, उसमें से मोटरसाइकिल के पेट्रोल और मेरे अपने खर्च के लिए 700 मैं लिया करूंगा। अब तुम देखना कि 4,500 में माँ घर भी बड़ी अच्छी से चला लेंगी और कुछ पैसे जमा भी कर लेंगी। मैंने कहा, मुझे भी तो अपने महीने के खर्च के लिए 1,000 की जरूरत होगी। अमित ने कहा, माँ तुम्हारे भी खर्चों का ख्याल रखेंगी। वो तो रखेंगी, लेकिन कभी खुद भी तो मेरा दिल कुछ खरीदने को या कुछ करने को हो सकता है। इसके लिए तो मैं माँ से नहीं कहूंगी। और फिर ये कि कभी मेरा दिल चाहा कि अपनी किसी सहेली से मिल आऊं तो क्या बसों में धक्के खाऊंगी, टैक्सी तो करना ही पड़ेगी। अमित ने कुछ सोच कर कहा, अगर ऐसा ही है तो इसके लिए मैं तुम्हें 500 दे दूंगा। 500 में तो मेरा खर्च पूरा नहीं हो सकेगा। अमित ने मुझे समझाते हुए कहा, कुछ जमा करना भी जरूरी होता है दीपा। मैंने मुंह फुलाकर कहा, तो क्या सारी जिंदगी आपकी तनख्वाह 7,500 ही रहेगी? अमित ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त का इंतजार तो करना पड़ेगा जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। मैंने कहा, उस वक्त तो मेरे और भी खर्च हो जाएंगे। तुम ये भी तो सोचो, अब मैं अपने पति के घर में हूँ, अपने बाप के घर में नहीं हूँ। मेरे पिता मुझे 1,000 महीना खर्च दिया करते थे। अमित ने कहा, अब सो जाओ, फिर कभी बात कर लेंगे। मैंने महसूस किया कि अमित कुछ नाराज हो गए थे, लेकिन मुझे यकीन था कि उनकी ये नाराजगी वक्ती होगी। वो मुझे इतना ही प्यार करते थे कि मेरी कोई बात हरगिज नहीं टाल सकते थे। बस मुझे थोड़ी सी अदाकारी करना पड़ती और मैंने बहुत अच्छी अदाकारी की। दूसरी सुबह नाश्ते के वक्त मैं चुप चुप सी थी। अमित ने ये बात महसूस कर ली और कुछ कहना भी चाहा, मगर शायद माँ की वजह से कुछ नहीं बोले और दफ्तर चले गए। शाम को जब वो दफ्तर से आए तो मैं चादर ओढ़े बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने घबरा कर मुझे पुकारा। मैंने आहिस्ता से चादर सरकाई और खामोशी से उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रख के पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, बस सर में दर्द है हल्का सा,
और मैंने दोबारा चादर ओढ़ ली। अमित बिस्तर पर लेटकर मुझसे लिपट गए और बोले, मैं खूब जानता हूँ इस सर दर्द की वजह क्या है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। चलो तुम जितना खर्चा महीने का चाहती हो वो ले लिया करना, तुमको महीने का 1000 खर्चे का ही मिला करेगा। मेरे ना सर में दर्द था और ना ही मैं रूठी थी। वो सब तो मैंने अपनी बात मनवाने के लिए ड्रामा किया था और मुझे उसके लिए ज्यादा देर तक ड्रामा करने की जरूरत नहीं हुई। फिर जब इस माह की तनख्वाह आई तो उसमें से 1000 मुझे मिल गए। 750 उन्होंने अपने पास रख लिए और घर खर्च के लिए माँ को 4500 दे दिए गए। मकान का किराया मकान मालिक को दे दिया गया। 1000 रुपए जेब खर्च पाकर भी मैं अपने उन सपनों के मुताबिक खुश तो नहीं थी जो मैंने शादी से पहले देखे थे, लेकिन फिर भी ठीक था। मैंने बस इतना समझ लिया था कि अब मेरी सहेलियों के सामने मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ जाती। अब मैं अपनी कार पर तो नहीं लेकिन टैक्सी में जरूर उनके घर जा सकती थी और जो एकाध बच्चे की माँ बन चुकी थी उनके घर 1-2 खिलौने भी लेकर जा सकती थी। मेरी सहेलियों के हालात तो इतना कुछ करने के भी नहीं थे, इसलिए उनसे मिलते हुए मेरा बड़ापन कायम रहता। मैं रोजाना शाम को तो अमित के साथ उनकी मोटरसाइकिल पर सैर सपाटे के लिए निकलती ही थी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन टैक्सी करके अपनी किसी सहेली के घर भी चली जाती थी। कभी चॉकलेट का डब्बा, कभी खिलौना और कभी फल या मिठाई भी मैं जरूर साथ ले जाती थी। माँ यानी मेरी सास को मेरा इतना घूमना फिरना शायद पसंद ना हो, लेकिन या तो वो बहुत सीधी थी या इस ख्याल से कुछ नहीं बोलती थी कि घर में तल्खी पैदा ना हो। उन्हें ये एहसास तो हो ही गया था कि उनका बेटा अपनी बीवी को हद से ज्यादा चाहता है। ये बात शादी की रात ही अमित मुझे बता चुके थे कि उन्होंने मुझे कहीं देख लिया था और ऐसे फिदा हुए थे कि फौरन ही अपनी माँ को मेरे घर भेज दिया था। उनसे ये बात तक कह डाली थी कि अगर दीपा से उनकी शादी ना हुई तो फिर वो शादी ही नहीं करेंगे। बड़ा घर किराए पर लेने की शर्त भी उन्होंने अपने इसी प्यार के वजह से मानी थी। 2-2.5 महीने में मुझे अंदाजा हो गया था कि अमित मुझे वाकई बहुत चाहते थे, मेरी जरा जरा सी तकलीफ पर तड़पते थे। मुझे ये भी मालूम हो गया था कि घरेलू खर्च की वजह से उन्होंने अपने जाती खर्च में कमी कर ली थी। उससे मुझे थोड़ा दुख तो हुआ था कि मैंने इन पर अपने खर्च के लिए 1000 का बोझ डाल रखा था, लेकिन मैं खुद को भी मजबूर समझती थी। मैंने शादी से पहले सभी सहेलियों के सामने अपने भविष्य की इतनी लंबी चौड़ी बातें कर डाली थी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने सोचा, भगवान ने चाहा तो जल्द ही अमित की तनख्वाह बढ़ जाएगी। ना जाने ये मेरी दुआ का असर था या ऐसा होना ही था कि सिर्फ 8 महीने बाद ही अमित की तनख्वाह 1000 रुपए बढ़ गई। अमित मुझसे इतना ही प्यार करते थे कि मुझसे कोई बात छुपाते नहीं थे। जब मुझे तनख्वाह के बारे में मालूम पड़ा तो मुझे ख्याल आया कि अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए अपने खर्चे में 500 रुपए और बढ़वा लूं, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। इतना अरसा गुजर जाने के बाद मैं भी अमित को इतना चाहने लगी थी कि उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती थी। लेकिन जब 1 साल बाद फिर अमित की तनख्वाह 1000 बढ़ी तो मैंने जिद करके अपना जेब खर्च 1500 करवा लिया। मैंने अमित से कहा, इसमें आपकी भी इज्जत है। मैं जब अपनी सहेलियों के बच्चों को कुछ देती हूँ तो सभी को एहसास होता है कि मैं अमित साहब की पत्नी हूँ, जो बहुत अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम है। इससे मुझे खुशी भी हासिल होती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि मुझे ये खुशी हासिल हो? अमित ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं, लेकिन जरा सब्र से काम लो तो अच्छा है। मैंने कहा, ये सब्र नहीं तो क्या है? पिछली बार जब आपकी तनख्वाह बढ़ी थी तो मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने थोड़ा सा मुंह फुला लिया। उन्होंने कहा, इसमें रूठने की क्या बात है, तुम बस हंसती रहा करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा महाना जेब खर्च 4000 भी हो सकता है। मुझे एक और फर्म अपने यहाँ बुलाना चाहती है। पोस्ट भी अच्छी होगी और जब ओहदा अच्छा होगा तो तनख्वाह भी अच्छी खासी बढ़ेगी। अमित एक दवा बनाने वाली कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। 2 महीने बाद ही उन्हें वो नई मुलाजमत मिल गई। ये ठीक उसी दिन हुआ जब मेरी लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे अंदाजे से वो उस नई मुलाजमत से ज्यादा बाप बनने के एहसास से खुश थे। नई मुलाजमत में अमित की तनख्वाह 14,000 थी। उसके अलावा 20 दिन में कंपनी की तरफ से कार भी मिलने वाली थी, जिससे मेरा आधा सपना पूरा हो जाता। उसी रात मैंने अमित से कहा, आपको अपना वादा याद है न? आपने कहा था मेरा माहाना खर्चा 4000 कर देंगे। आपकी तनख्वाह बहुत बढ़ गई है।
अमित ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये वादा तो नहीं किया था कि इतनी जल्दी कर दूंगा। अब खर्चे भी तो एकदम बढ़ेंगे। कार के पेट्रोल खर्च के अलावा भी मुझे अब अच्छे लिबास की जरूरत होगी। 2,500 महाना की जरूरत तो मुझे भी होगी। मकान का मालिक भी 6 महीने से किराया बढ़ाने की बात कर रहा था, इसके भी 500 बढ़ाने पड़ेंगे। और अब हमारे घर में मेहमान भी आने वाला है, जिसकी वजह से भी घर का खर्चा बढ़ जाएगा। इन 2 सालों में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। अब अगर तुम भी 4,000 लेने लगी तो माँ को घर के खर्च के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। अमित इस मौके पर मेरे खर्च में सिर्फ 500 बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने मुंह फुलाने का ड्रामा किया तो वो 1,500 बढ़ाने पर राजी हो गए। शुरू में मेरा ख्याल था कि मुझसे मोहब्बत की वजह से अमित मुझसे अपनी तनख्वाह नहीं छुपाते, लेकिन अब मेरा ख्याल था कि मेरे खर्चे के डर की वजह से उन्होंने मुझे अपनी असली तनख्वाह नहीं बताई होगी, और हो सकता है कि उनकी तनख्वाह 16,000 हो गई हो। 15 दिन बाद कार आ गई तो मुझे यूं महसूस होने लगा कि खुशी से मेरे पैर जमीन से नहीं लग रहे थे। मैंने अमित से कहा, मुझे ड्राइविंग सिखाएं ताकि शाम को मैं अपनी सहेलियों से मिलने के लिए टैक्सी के बजाय कार में जाया करूं। इस तरह टैक्सी का किराया भी बच जाता। इसके अलावा मैं ये भी चाहती थी कि मैं अपने खर्चों से 1,000 बचाकर और कुछ पैसे माँ से लेकर धीरे धीरे घर का फर्नीचर और पर्दे वगैरह बदल डालूं, ताकि हमारा स्टेटस थोड़ा ऊंचा हो जाए और लोगों को भी दिखाई दे। कंपनी की तरफ से टेलीफोन भी लग गया। फर्नीचर और पर्दे वगैरह बदलने के लिए माँ ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बच्चे की पैदाइश तक वो एक एक पैसा संभाल कर रखना चाहती है। मजबूरन मैंने ही अपने पास से 7-8 महीने में घर के पर्दे बदलवाए और ड्राइंग रूम के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान खरीदा। अमित ने एक नया सोफा सेट भी खरीदा, जिससे मुझे यकीन हो गया कि उन्होंने मुझसे अपनी असल तनख्वाह छुपाई है। और उसके बाद ही मैंने फैसला कर लिया कि अब अपने खर्चे में से घर पर एक पैसा भी नहीं लगाऊंगी। आखिर वो दिन आ गया जब मैं एक बेटी की माँ बन गई। मेरी सास ने उसका नाम पूजा रखा। कुछ दिन बाद अमित ने मुझसे कहा, अब बेटी का मामला है दीपा, हमें इसकी शादी के लिए अभी से बचत करनी होगी। मैं उनका इशारा समझ गई। वो कहना चाहते थे कि मैं अपने खर्च में कमी करूं, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया, जो करना है आपको करना है, मुझसे अपने खर्चे में कमी नहीं होगी। मुझसे आप ये उम्मीद मत रखना। असल में ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी कि अमित की तनख्वाह 14,000 से ज्यादा है। मैं अपने पति से इसी तरह की चालाकियों से पैसे निकलवा लिया करती थी। मैं इसी तरह अपनी शान बघारने में लगी रही और इस बात से बेखबर थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए कितना भयानक साबित होने वाला है। पूजा की पैदाइश और अस्पताल से घर वापस आने के कुछ दिनों बाद ही मैंने फिर अपनी सहेलियों के घर जाना शुरू कर दिया। पूजा को मैं अपनी सास के पास छोड़कर अकेली कार लेकर निकल जाती। कोई 2 महीने बाद मैंने हमेशा की तरह अपनी सहेली के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं तैयार हुई और शाम में घर से निकल गई। कार घर के बाहर ही खड़ी की जाती थी। मकान इतना बड़ा नहीं था कि कार घर के अंदर खड़ी की जा सकती। इस गली में रहने वाले 2-3 लोगों के पास ही कार थी और वो लोग भी अपनी कार गली में ही खड़ी किया करते थे। मैं 2 घंटे बाद लौटी तो हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। मैं कार खड़ी करके खिड़की का शीशा चढ़ा ही रही थी कि एक आदमी तेजी से मेरी कार के करीब आया और एक लिफाफा खिड़की से कार के अंदर फेंकते हुए धीमी आवाज में बोला, ये खत आपको महेश ने भेजा है। फिर वो तेजी से चलता हुआ गली से निकल गया। उसकी ये हरकत ऐसी थी कि मुझे अच्छा खासा झटका लगा। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा कि किसी ने उस आदमी को देखा तो नहीं, लेकिन ये मेरी खुश नसीबी थी कि उस वक्त गली में कोई नहीं था। महेश का नाम सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बहुत पुरानी बात थी। उस वक्त शायद मैं 16 साल की थी। मैं अपने घर वालों के साथ एक शादी में गई हुई थी। वहीं पर मेरी मुलाकात महेश से हुई थी। हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। वो किसी दूसरे शहर से शादी में आया हुआ था, फिर वो वापस चला गया। महेश से मेरी दोस्ती 2 साल तक थी। हम दोनों एक दूसरे को खत लिखा करते थे। शुरू के कुछ महीनों के बाद हमारे खतों में प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। मेरा दिल अक्सर उससे मिलने का होता था, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। महेश ने भी कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं कहा। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन वो एक गरीब लड़का था। उसके घर के हालात बहुत खराब थे। उस पर अपनी 3 बहनों की जिम्मेदारी भी थी। कुछ महीनों बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि मैंने महेश से करीब होके गलती कर दी है,
क्या पता महेश कैसा हो, जरूरी तो नहीं कि जो कुछ वो अपने बारे में खत में लिखता हो वो सही हो। और फिर मैं किसी बड़े घर में शादी करना चाहती थी। महेश से शादी करके मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। मेरी सोच बदल चुकी थी और साथ ही महेश के लिए मेरे जज्बात ठंडे पड़ गए। और जब मैंने उसे खत लिखने का सिलसिला बंद करने का फैसला किया तो मेरी सहेली जया ने भी मेरे फैसले को सही कहा। आखिर मैंने बहुत सोचने के बाद महेश को एक आखिरी खत लिखा कि मैं अपनी कम उम्री की वजह से तुमसे दोस्ती कर बैठी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि ये सब सही नहीं है। इसलिए वो अब मुझे भूल जाए और आइंदा मुझे खत ना लिखे। मुझे और जया को ये उम्मीद नहीं थी कि महेश इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महेश ने उसके बाद से मुझे कभी भी खत नहीं लिखा। वक्त गुजरने के साथ मैं अपनी उस गलती को भूल गई थी और 6 साल बाद जब मेरी शादी को भी 2 साल हो चुके थे और मैं एक बच्ची की माँ भी बन चुकी थी, महेश का हल्का सा ख्याल भी मेरे मन में नहीं रहा था। अब अचानक वो इस तरह मेरी जिंदगी में आ गया था। मुझे पसीना आने लगा था। वो लिफाफा सादा था, यानी उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था। मैंने उसे जल्दी से अपनी साड़ी में छुपा लिया। मैं घर में गई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैंने उस वक्त भगवान का शुक्र किया कि अमित उस वक्त कमरे में नहीं थे, वरना वो मुझे घबराया हुआ देखकर जरूर कुछ पूछते। मैंने अलमारी से नाइट ड्रेस निकाला और बाथरूम में घुस गई। मेरा दिल इस खौफ से धड़क रहा था कि महेश का अचानक मुझसे राब्ता मेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई तूफान ना मचा दे। मैंने बाथरूम में जाकर वो लिफाफा खोला। उसमें से जो कागज निकला उसमें मेरी ही राइटिंग थी। वो मेरा ही खत था जिसमें मैंने महेश से अपने प्यार का इजहार किया था और भी बहुत सी रोमांस की बातें की थी। इस ख्याल से मेरा दिल डूबने लगा कि अगर ये खत या वो तमाम खत जो मैंने महेश को लिखे थे अगर अमित को मिल जाए तो वो मेरे बारे में न जाने क्या सोचेंगे। कोई भी पति ऐसे खत को पढ़ने के बाद अपनी पत्नी के चरित्र को अच्छा नहीं समझेगा और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता था। मैं खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी। रात को मुझे नींद भी बहुत देर से आई। मैं मुसलसल महेश के बारे में ही सोच रही थी। दूसरे दिन जब अमित दफ्तर चले गए तो मैं जया के घर जाने का सोच रही थी। मैं तैयार होकर घर से निकलने ही वाली थी कि फोन की घंटी बजी। मैंने समझा कि वो अमित का फोन होगा, क्योंकि अगर वो कुछ भूल जाते थे तो दफ्तर से फोन करके कह दिया करते थे। लेकिन जब मैंने फोन उठाया तो कोई आदमी था। उसने पूछा, मैं मिसेस अमित से बात करना चाहता हूँ। मैंने समझा शायद वो अमित का कोई जानने वाला होगा। सामने से कहा गया, मुझे बड़ी खुशी होती अगर तुमने अपने बरसों पुराने महबूब की आवाज पहचान ली होती। मैं तुम्हारा बरसों पुराना आशिक महेश बात कर रहा हूँ। अचानक मेरा पूरा जिस्म सनसना उठा और मैं कांपने लगी। उसने कहा, मुझे यकीन है कि इतने सालों में तुमने अपने महेश का नाम भुलाया तो नहीं होगा। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, मैंने तुम्हें आखिरी खत में लिखा था कि अब मुझसे कभी राब्ता मत रखना और मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली थी और उसके बाद कभी तुम्हें खत नहीं लिखा, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि अपने प्यार को भूल जाता। तुम्हारे 200 से ज्यादा खत आज भी मेरे पास इसी तरह महफूज है जैसे वो कोई खजाना हो। मैंने कहा, तुमने मुझसे राब्ता क्यों किया है? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक बच्ची की माँ हूँ? उसने कहा, मुझे सब कुछ मालूम है। मैंने तुम्हारा फोन नंबर मालूम कर लिया, तो ये कैसे मुमकिन है कि दूसरी बातों का मुझे पता ना हो? मैंने कहा, तो तुम्हें फिर ये समझ लेना चाहिए था कि अब मुझसे तुम्हारा राब्ता मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। उसने बोला, अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अब मुझे साफ साफ बात कर लेना चाहिए। दरअसल मैंने 19-20 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि मुझे अपना भविष्य किस तरह बनाना है, इसलिए मैंने लड़कियों से दोस्ती करना शुरू कर दी। तुम अकेली लड़की नहीं हो जिससे मैंने दोस्ती की थी। ऐसी लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है। उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो मेरे मामले में मर जाने की हद तक संजीदा हो गई थी, तो किसी न किसी तरह मैंने उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। कुछ लड़कियां तुम्हारी तरह मुझे छोड़कर चली गई, मगर उन लड़कियों के खतों को मैंने बड़ी हिफाजत से रखा है ताकि मुनासिब वक्त पर मेरे काम आ सके। जब उनमें से किसी लड़की की शादी हो जाती है तो मैं उससे राब्ता करता हूँ और उसे इस बात पर राजी करता हूँ कि वो अपने खत मुझसे खरीद ले।
वरना उन खतों का सौदा मैं उसके पति से भी कर सकता हूँ। एक लड़की ने ना जाने किस घमंड में मेरी बात नहीं मानी थी, इसलिए उसके तमाम खत उसके पति के पास पहुँच गए। उसका पति कुछ ज्यादा ही जुनूनी था। उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की बजाय उसे कत्ल ही कर डाला। खबर अखबार में भी आई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो अखबार दिखा सकता हूँ। उस लड़की के अलावा बाकी तमाम लड़कियां समझदार थी और मुझे लगता है कि तुम भी एक समझदार लड़की हो। गुस्से से मेरा जिस्म कांप उठा। महेश से ताल्लुक खत्म करते वक्त मेरे वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो कभी इतने घटियापन पर उतर आएगा कि मुझे ब्लैकमेल करेगा। मैं खामोश रही तो वो फिर बोला, शायद तुमने समझ लिया होगा कि अब मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कमीने साबित होगे। वो धीरे से हंसा और कहा, मैं इस किस्म की बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। जब पहली बार किसी लड़की से ये बात करता हूँ तो इसी किस्म की गालियाँ सुनने को मिलती है, लेकिन फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मैंने बसी से अपना होंठ काटते हुए कहा, मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, 200 खत की कीमत चाहता हूँ। कल उनमें से एक खत मैंने तुम्हें भेजा था। उम्मीद है कि तुम पढ़ चुकी होगी। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि अगर मैं वो खत अमित साहब को पहुंचा दूं तो क्या होगा। मैंने बेबसी के साथ कहा, क्या चाहते हो तुम? मेरी डिमांड कुछ बड़ी नहीं है। मैं अपनी मोहब्बत करने वाली लड़कियों को तकलीफ देने का कायल नहीं हूँ। इतनी ही डिमांड करता हूँ जितना वो पूरा कर सकें। बहुत सी लड़कियों ने तो मुझे 20 लाख रुपए तक दिए हैं, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी शादी किसी बड़े आदमी से नहीं हुई है। तुम मुझे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती, और कई लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे महाना किस्वार अदायगी कर रही हैं। तुमको भी मैं ये सहूलत जरूर दूंगा, लेकिन खतों की कीमत बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकता। एक खत की कीमत 3,000 तो होना चाहिए। इस तरह 200 खत की कीमत 6 लाख होती है। मैंने रोते हुए कहा, 6 लाख तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे गाल पर बह रहे थे। ये एहसास मेरे दिल में जैसे छेद कर रहा था कि इस आदमी की वजह से मेरी सुकून से भरी शादीशुदा जिंदगी शदीद खतरे में आ गई है। मैंने कहा, इतनी बड़ी रकम मैं किस्तों में भी अदा नहीं कर सकती। सोच लो, अदायगी तो तुम्हें करना पड़ेगी। महेश ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। कल मैं इसी वक्त दोबारा फोन करूंगा। और उसने फोन रख दिया। मुझे अपनी टांगों पर खड़ा रहना दोभर हो गया। मैं बिस्तर पर बैठ गई। इस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और खौफ से मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं उस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं थी कि महेश की डिमांड पूरी कर सकती, और उस सूरत में वो मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर सकता था। अमित को मुझसे लाख मोहब्बत सही, लेकिन वो खत देखकर उनका दिल टूट जाता। मैंने जो महेश को आखिरी खत लिखा था, उससे मेरी पोजीशन किसी हद तक साफ हो सकती थी, लेकिन महेश जैसा मक्कार आदमी वो खत अमित को देता ही नहीं। मैंने सोचा क्यों ना जया से मशविरा किया जाए। मैं इसके पास ही जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन महेश के फोन ने मुझे ज़हनी तौर पर बिल्कुल थका दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया। बाथरूम में जाकर एक बार फिर मुंह धोया और हल्का सा मेकअप किया और जया के घर चली गई। जया से मेरी दोस्ती इतनी पुरानी थी कि उसने मेरा चेहरा देखते ही मेरी परेशानी समझ ली। जया का घर तो छोटा सा था, लेकिन उस वक्त उसके घर में कोई नहीं था। हमें अकेले में बात करने का मौका मिल गया। मैं जया से लिपट कर रोने लगी। पूजा को मैंने जया के बिस्तर पर एक तरफ लिटा दिया था। जया ने पूछा, क्या बात है? मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाने के बाद उसे सारा माजरा सुनाया। वो चंद लम्हों के लिए हैरान रह गई, फिर बोली, ये तो बड़ी खतरनाक बात हुई है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि महेश इतना कमीना साबित होगा। मैंने कहा, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। मेरा दिमाग तो जैसे सुन होकर रह गया है। तुम मुझे मशवरा दो कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। जया ने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल मसला है। इसका कोई हल मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। मुझे यही समझता है कि तुम अमित को खुद ही बता दो कि कच्ची उम्र में तुमसे ये गलती हुई थी। शायद वो तुम्हारे एतराफ की वजह से तुम्हें माफ कर दे। मैं कांप गई। अगर अमित मुझे माफ भी कर देंगे तो भी मेरे चरित्र के बारे में उन्हें हमेशा शक रहेगा, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी कभी खुशगवार नहीं रह सकेगी। जया ने कहा, तो फिर दूसरी सूरत यही हो सकती है कि किसी तरह भी महेश का मुतालबा पूरा किया जाए। मैं 6 लाख कहाँ से ला सकती हूँ? जया ने कहा, उसने किस्तों की बात भी तो की है। मैंने कहा, अमित से मुझे अपने जेब
खर्च के लिए 3,500 मिलते हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा। जया ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम उसे 3,000 रुपए महाना तो दे सकती हो न। मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन वो इतनी कम रकम पर कैसे तैयार हो सकता है। इस तरह तो 6 लाख की अदायगी में 17-18 साल लग जाएंगे। वो इसके लिए हरगिज तैयार नहीं होगा। हमारे बीच इसी किस्म की बातें होती रही, लेकिन कुछ हल नहीं निकल सका और मैं जया के पास से वापस आ गई। जब मैं टैक्सी में जया के घर से रवाना हुई तो इतनी ही मायूस थी जितनी वहां आते वक्त थी। जया से मुझे कोई ऐसा मशवरा नहीं मिल सका था जिससे मेरी ढाढ़स बनती, लेकिन इसमें जया का भी कोई कसूर नहीं था। वो हालात ही ऐसे थे, कोई भी मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं समझा सकता था कि मैं महेश के जाल से निकल सकती। ले देकर जया के सिर्फ इसी मशवरे पर अमल किया जा सकता था कि मैं महेश को 3,000 महाना पर राजी कर लूं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम थी और अगर वो राजी भी हो जाता तो मेरे लिए 2 और परेशानियां खड़ी हो जाती। एक तो ये कि मुझे महेश को रुपए देने के लिए कहीं जाना पड़ता, जो मेरी समझ में एक बहुत खराब बात थी। दूसरे, मुझे अपने सारे खर्चे भी बंद करना पड़ते और अमित से ये बात छुपी नहीं रहती। उनके सवालों का क्या जवाब दिया जा सकता था, ये बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी सुबह जया मेरे घर आ गई। उसका पति बाहर से उसे छोड़कर चला गया था। मैं उसे बड़ी बेताबी से अपने कमरे में ले गई और उससे पूछा कि उसने कुछ सोचा है। उसने कहा, तुम बस इसी तरह महेश से बात करना जैसा मैंने तुमसे कहा था। उसके बाद जो भी उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। महेश का फोन आने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे अंदाजा है इस वक्त तुम्हारी क्या हालत हो रही है। महेश के फोन के इंतजार में हम दोनों का एक एक लम्हा बहुत ही बोझल गुजर रहा था। आखिर टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं इस तरह उछल पड़ी जैसे कोई बम फटा हो। फिर मैंने झपट कर रिसीवर उठा लिया। सामने महेश ही था। उसने कहा, उम्मीद है कि तुमने अच्छी तरह सोच लिया होगा। मैंने कहा, आखिर मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें इतने रुपए अदा नहीं कर सकती। इतनी रकम तो मेरे पति के अकाउंट में भी नहीं होगी। मैंने कहा तो था मुझे किस्तों में अदायगी मंजूर होगी। मैंने उससे पूछा, कम से कम कितनी रकम तुम्हारे लिए कबूल होगी। उसने कहा, जो भी तुम आसानी से दे सको। मैं कभी किसी लड़की को तंग नहीं करता। मैंने उससे कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपए महीने का तुम्हें दे सकती हूँ। उसने कहा, इस तरह तो रकम पूरी होने तक 17-18 साल निकल जाएंगे। मैंने कहा, मुझे इतना लंबा टाइम निहायत तकलीफ में गुजारना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाही से बचाने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार कर चुकी हूँ। अगर तुम्हें ये रकम लेना मंजूर नहीं तो फिर जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं अपनी बर्बादी का इंतजार करूंगी। ना चाहते हुए भी मैं एक बार फिर रोने लगी। मुझे यकीन था कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी। महेश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस मामूली सी रकम को भी कबूल कर सकता हूँ, लेकिन इसकी 2 शर्तें होंगी। एक शर्त तो ये है कि जब तुम्हारे पति की तनख्वाह बढ़ेगी तो तुम अपना खर्चा बढ़वाकर मेरी किस्तें भी बढ़ा दोगी, और दूसरी शर्त ये है कि जब तुम मुझे 2,500 रुपए की एक किस्त अदा करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा एक ही खत वापस करूंगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मान ली और उससे पूछा, लेकिन मैं तुम्हें पैसा कहाँ दूंगी और तुम मुझे खत कैसे वापस करोगे। महेश ने कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे पति को तनख्वाह 5 तारीख को मिलती है। तुम पैसा तैयार रखना, मैं तुम्हारा खत लेकर 6 तारीख को तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। मैं बौखला गई। तुम मेरे घर आओगे? क्या तुम मुझे बर्बाद करने पर ही तुले हुए हो? उसने हंसते हुए कहा, दरअसल तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं क्या क्या तरीके अपनाता हूँ। तुम्हारे पति से दोस्ती किए हुए तो मुझे 15 दिन गुजर चुके हैं, इसलिए किसी भी बहाने से 6 तारीख की शाम मैं उन्हीं के साथ तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया था, लेकिन मैं रिसीवर हाथ में ही पकड़े पकड़े जया का मुंह तकने लगी। जया ने मेरे हाथ से रिसीवर लेकर रख दिया और बोली, बहुत ही तेज और मक्कार आदमी मालूम होता है। उसने तुमसे कौन सी शर्त मनवाई है? मैंने जया को दोनों शर्तों के बारे में बता दिया। जया ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि हिम्मत से काम लो, और फिर जया अपने घर वापस चली गई। जया के जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। महेश से एक मुआहदा तय होने के बाद मुझे कुछ सुकून तो मिल गया था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे 17-18 साल तक लगातार महेश से ब्लैकमेल होना पड़ेगा। मुझे अपनी तरह उन बदनसीब लड़कियों का भी ख्याल आया जो महेश के जाल में फंसी थी।
मैंने ये भी सोचा कि महेश की तरह के कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे होंगे। ये सारी सोच मेरे लिए वक्त ही नहीं थी, बल्कि ये हर वक्त मेरे दिमाग में चलती रहती थी। दिन पर दिन गुजरते रहे, आखिर 5 तारीख आ गई। उस रात अमित ने मुझे मेरा जेब खर्च दिया तो ना जाने क्यों मेरा दिल भर आया। मैं अपनी आंखों से छलक पड़ने वाले आंसू छुपाने के लिए तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी खोलकर मैंने रुपए उसमें रखे और अलमारी में रखे हुए कपड़े से अपनी आंखें पोंछी। अमित ने मुझसे कहा, कल मेरा एक दोस्त खाने पर आ रहा है और ये दावत भी उसने जबरदस्ती ली है। अमित ने हंसते हुए कहा, हमारी दोस्ती को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन वो इतना फ्री हो गया है जैसे बरसों का याराना हो, इसलिए मैं इनकार भी नहीं कर सका। वो कह रहा था कि दावत भी दो और भाभी से भी मिलाओ, इसीलिए मैंने उसे कल शाम में घर पर बुला लिया है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे ये समझ ही लेना चाहिए था कि वो महेश की बात कर रहे हैं। जब मैं बिस्तर पर लेट गई तो अमित बताने लगे, महेश नाम है उसका, किसी बड़े घराने से ताल्लुक है उसका, एक महंगी नई कार तो खुद उसके पास है, शादीशुदा नहीं है, कहता है कि अभी 2-4 साल तो शादी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैंने सोचा ना जाने कितनी बदनसीब लड़कियों का खून चूस चूस कर उसने वो नई कार खरीदी होगी। दूसरे दिन अमित तो अपने वक्त पर दफ्तर से आ गए, लेकिन महेश के बारे में उन्होंने बताया कि वो 8 बजे तक आएगा। 8 बजे महेश आ गया। जाहिरी तौर पर उसकी सूरत में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे वो एक मक्कार आदमी का चेहरा हो। उसने आते ही मुझसे कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भाभी, शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगी हो कि मैंने आपके पति से जबरन की दावत ली है। असल में दोस्तों से जबरदस्ती दावत लेना मेरी हॉबी है। खाने से आधे घंटे पहले तक ड्राइंग रूम में हम लोग बैठकर बातें करते रहे। अमित उसकी बातों पर हंस रहे थे। कभी कभी मुझे जबरन ही उनका साथ देना पड़ता था और बातों में शामिल होना पड़ता था। जब हम खाने की मेज पर पहुंचे तो महेश बोला, तुम्हारी माँ कहाँ है? अमित ने कहा, वो अपने रूम में है। महेश ने कहा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अमित ने हंसते हुए कहा, जाओ दीपा, माँ को बुला लाओ। महेश ने कहा, तुम खुद बुला लो, मुझे भाभी से गपशप करने दो, उन्होंने अब तक तो मुझसे कोई बात ही नहीं की, बस सुनती रही है। अमित माँ को बुलाने चले गए। अमित के जाने के बाद महेश ने जल्दी से लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, पैसे कहाँ है? जब मैंने रुपयों का लिफाफा जो मैंने साड़ी के आंचल में दबा रखा था उसे दिया तो मेरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। लिफाफा लेकर मैंने छुपा लिया और जब अमित माँ को लेकर आए तो मैं जल्दी से खड़ी होकर बोली, मैं वॉशरूम से होकर अभी आती हूँ। दरअसल मैं जल्दी से वो खत नष्ट कर देना चाहती थी। मैं वापस आई तो खाना शुरू नहीं किया गया था। मेरा इंतजार था, लेकिन इतनी सी देर में महेश ने माँ से भी अच्छी खासी बातें कर ली थी और माँ के चेहरे से ये बात साफ जाहिर होने लगी थी कि उन्होंने महेश को पसंद किया था। और जब वो खाना खाकर जाने लगा तो माँ ने उससे कहा, आते रहा करना बेटा। उसके बाद महेश चला गया। इस तरह ब्लैकमेलिंग का ये भयानक सिलसिला शुरू हो गया। मैंने सोचा, भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। अब तक मैं अपने पति के प्यार का नाजायज फायदा उठाती रही और उन्हें ब्लैकमेल करती रही, और अब महेश मुझे लगातार 18 सालों तक ब्लैकमेल करता रहेगा। दूसरे दिन मैं जया के घर चली गई और उसे सारा माजरा सुनाया। जया ने कहा, महेश ने बड़ी चालाकी से तुम्हारे घर आने जाने का रास्ता बना लिया है। थोड़ी देर बाद मैं जया के घर से वापस आ गई। मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन मैंने घर के कामकाज में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। मेरी सास इतनी अच्छी थी कि घर के कामकाज के बारे में कभी मुझसे शिकायत नहीं की थी। दूसरे दिन से मैंने घर के कामकाज में बाकायदा दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। माँ ने मुझे मना करना चाहा, लेकिन मैं नहीं मानी और कुछ ही दिन में माँ को उनके कमरे तक सीमित कर दिया। घर की सारी जिम्मेदारियां खुद संभाल ली। इस तरह मैंने दिमागी टेंशन से बचने के लिए अपने जहन को दूसरे कामों में उलझाने की कोशिश की थी और ये भी सोचा था कि मुझे अपने पिछले तमाम गलत बर्ताव का पश्चाताप कर लेना चाहिए, वरना भगवान मुझे कोई और भी सजा दे सकता है। एक दिन अमित ने मुझसे पूछा, ये तुम्हारे अंदर अचानक ऐसा बदलाव कैसे आ गया है? कभी तुम इतने काम की आदी नहीं थी। इतने ज्यादा काम की वजह से तुम्हारी सेहत पर असर हो सकता है। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अमित ने कहा,
तुम्हारे लिए अगर मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और कौन होगा। मैंने फैसला किया है, अगर तुमने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही रखी तो ऊपर के कामकाज के लिए मैं एक लड़के को रख लूंगा। मैंने कहा, क्या जरूरत है बिना वजह खर्चा बढ़ाने की। अमित ने कहा, क्या बात है, तुम कब से पैसे बचाने के बारे में सोचने लगी। आज मैं अमित की ये बात सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो बात रवा रवी में कह दी होगी, लेकिन उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे उन्होंने तंज के चाकू से मेरा सीना छेद डाला हो। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने 12-13 साल का एक लड़का घरेलू कामों के लिए रख लिया। झाड़ पोछ और सौदा लाने की जिम्मेदारी उसी को सौंपी गई। इस तरह मेरी मसरूफियत में कमी आ गई जो मैं नहीं चाहती थी। अगले महीने महेश 8 तारीख को आया। वो अमित के साथ उनके दफ्तर से ही आ गया था और चाहता था कि आज भाभी के हाथ की चाय पीऊंगा। वो घंटा भर रुका और एक मौके पर पैसे और खत का तबादला हो गया। वो खत भी मैंने उसी वक्त पुर्जे पुर्जे करके फ्लश में बहा दिया। 3 महीने और गुजर गए। महेश 6 से 12 तारीख के दरमियान किसी न किसी तारीख को आता रहा। मसरूफियत के बावजूद मैं जहनी दबाव से निजात हासिल नहीं कर सकी थी। नतीजा ये निकला कि मेरी सेहत वाकई गिरने लगी। 2 दिन के लिए मुझे बुखार भी हो गया। अमित ने मुझसे कहा, मैं पहले ही कहता था कि इतने काम काज की तुम आदी नहीं हो। तुमने कहीं आना जाना भी छोड़ ही दिया है, बस कभी कभी जया के घर चली जाती हो। ये ठीक नहीं है दीपा, हर वक्त घर में रहना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन मैं हंसकर टाल गई। उस रोज मैंने आईने में खुद को गौर से देखा। मेरी रंगत वाकई सौला गई थी, गालों की हड्डियां भी उभर आई थी, मेरी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए थे। मुझे यकीन हो गया कि ऐसे जहनी दबाव के साथ मैं 17-18 साल तक जिंदा नहीं रह सकूंगी, इससे बहुत पहले ही मर जाऊंगी। मैंने जज्बाती होकर पूजा को अपनी गोद में भींच लिया और सोचने लगी कि मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। एक दिन पहले ही महेश अपनी छठी किस्त लेकर गया था। मुझे तो नहीं लगता था कि वो मुआहदे के खिलाफ मुझ पर कभी ज्यादा दबाव डालेगा, मुझसे कोई और नाजायज मुतालबा कर बैठेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं हर वक्त ये महसूस करती रहती थी कि मेरी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी पर एक तलवार लटकी हुई है। उसी दिन दोपहर को जब मैं खाने के बाद बिस्तर पर लेटी अपने भयानक ख्यालों में डूबी हुई थी कि महेश का फोन आ गया। उसके फोन से मैं हैरान हो गई, क्योंकि एक दिन पहले ही वो अपनी किस्त लेकर जा चुका था। अब दूसरे ही दिन उसे फोन करने की क्या जरूरत थी। फोन पर उसकी आवाज सुनते ही मैंने सोचा कि कहीं महेश अब मुझ पर कोई नया दबाव तो नहीं डालना चाहता। मैंने खुश्क लहजे में कहा, क्या बात है, आज मुझे फोन क्यों किया। महेश ने कहा, मैं 2 महीने से महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। कल तो मैंने ये बात बहुत शिद्दत से महसूस की और अमित से मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार हो। मैंने कहा, तुम्हें मेरी सेहत की इतनी फिक्र क्यों हो गई है? क्या तुम इस बात से परेशान हो रहे हो कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारी रकम डूब जाएगी? वैसे मुझे खुद भी ये लगता है कि शायद तुम अपने पूरे पैसे हासिल नहीं कर पाओगे। ये जहनी दबाव और ये टेंशन मुझे चंद सालों के अंदर ही अंदर मार डालेगा। ये एहसास तो मुझे और ज्यादा करची करची कर रहा है कि मेरे बाद मेरी बिन माँ की बच्ची का क्या होगा। दूसरी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, खामोशी रही और फिर अचानक महेश ने फोन कट कर दिया। मैं रिसीवर रख कर रोने लगी और रोते रोते मैंने पूजा को गोद में उठाकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया। वो अब 8 महीने से ज्यादा की हो चुकी थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और पूजा को गोद में लेकर कमरे में टहलने लगी। अब मुझे ये सवाल परेशान कर रहा था कि महेश ने बिना कुछ कहे ही फोन क्यों काट दिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस सवाल का जवाब मुझे महेश से ही मिला। दूसरे दिन फिर उसका फोन आ गया था। उसने कहा, यकीन करो दीपा, मैंने तुम्हारी गिरती हुई सेहत की वजह जानने के लिए फोन किया था। ऐसी कोई बात हरगिज नहीं थी कि मैं अपने पैसों की तरफ से फिक्रमंद हो गया था, और मैं जानना चाहता था कि क्या सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। तुम्हारे जवाब से मुझे यकीन हो गया, और पूजा के बारे में तुमने जो कुछ भी कहा वो तो मेरे दिमाग में खंजर की तरह पेवस्त हो गया था। यही वजह थी कि फिर मैंने तुमसे कोई बात किए बिना ही फोन बंद कर दिया था। क्या तुम यकीन करोगी कि मैं रात भर सो भी नहीं सका हूँ। मैं रिसीवर कानों से लगाए गुमसुम सी खड़ी थी। महेश की बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी। महेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी एक बात ने मेरे सोए हुए ज़मीर को झिझोड़ कर जगा दिया है। बरसों तक शैतान बना रहने के बाद अब मैं इंसानियत की राह पर आया हूँ।
भगवान मुझे माफ करें। मैंने तुम्हारी तरह और भी ना जाने कितनी लड़कियों का दिल दुखाया होगा। ये महज इत्तेफाक है कि मैं तुम्हारे घर आने जाने लगा और तुम्हारी हालत मेरी नजर में आ गई। दूसरी लड़कियों के घर मैं कभी नहीं गया। भगवान जाने उनमें से किस पर क्या गुजरी होगी। आजकल भी 7-8 लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे किस्से अदा कर रही है, लेकिन आज के बाद मैं कभी किसी से कुछ नहीं लूंगा। अब सबके खत उन्हें वापस कर दूंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे महेश की वो बातें मुझे सपने में सुनाई दे रही हैं। कभी मेरे वहम व गुमान में भी नहीं आया था कि महेश जैसा शख्स अचानक इस तरह भी बदल सकता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे सब खत भी तुम्हें लौटा देना चाहता हूँ। मैं गूंग सी खड़ी रही। महेश की बातों ने मुझे अच्छा खासा जहनी धचका पहुंचाया था और शायद मैं खुशी भी महसूस कर रही थी कि वो खत मुझे वापस मिल गए तो मैं एक बहुत बड़ी टेंशन से निकल जाऊंगी। उसने कहा, तुम सुन रही हो ना? मैंने रोते हुए कहा, हाँ मैं सुन रही हूँ। मैं तुमसे इल्तजा करना चाहता हूँ कि तुम भगवान से मेरे लिए प्रार्थना जरूर करना कि वो मुझे माफ कर दे। तुम मुझसे वादा करो प्लीज। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ कि भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। उसने कहा, शुक्रिया मेरी बहन। महेश की आवाज भी रुंधी हुई लग रही थी जैसे वह रो रहा हो। उसने कहा, मैं खत वापस करने के लिए परसों दोपहर को तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन उस वक्त तो अमित घर पर नहीं होंगे, इसीलिए तो मैं उस वक्त आऊंगा। 200 खतों का लिफाफा तुम्हें अमित की नजर बचाकर तो नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा, मगर उन्हें मेरी सास से मालूम हो जाएगा कि तुम दोपहर को आए थे। इस तरह उनके दिल में शक भी पैदा हो सकता है। तुम उसके बारे में फिक्र मत करो। मैंने कुछ सोचकर ही परसों का दिन रखा है, वरना कल दोपहर को बल्कि इस वक्त भी तुम्हारे घर आ सकता था। तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। परसों तक इंतजार करो और वो टेंशन खत्म कर दो जिसने तुम्हारी सेहत को मुतासिर किया है। परसों मैं 2 बजे के करीब आऊंगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। ये सब बातें ऐसी थी कि मैं उसी दिन जया के पास जाकर उसे बताना चाहती थी, लेकिन घर के कामकाज की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। रात भर मुझे ये ख्याल आता रहा कि महेश ने वो सारी बातें कहीं मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं की है, लेकिन फिर मैंने सोचा इससे उसे क्या मिलेगा। जया ने भी सब कुछ सुनने के बाद कहा कि वो सच्चे दिल से ये सब बातें कर रहा होगा। कहा तो यही जाता है कि आदमी को बिगड़ने में देर नहीं लगती, जबकि सुधरने में देर लगती है। लेकिन कभी कभी सुधरने में भी देर नहीं लगती। जरा सी देर में किसी छोटी सी बात पर इंसान की कायाकल्प हो जाती है। मैं कुछ देर जया से बातें करके अपने घर आ गई। वो रात और दूसरे दिन 2 बजे तक का वक्त मैंने बड़ी बेचैनी से काटा। 2 बजे घर में काम करने वाले लड़के ने मेरे कमरे में आकर बताया कि महेश साहब आए हैं और ड्राइंग रूम में बैठे माँ से बातें कर रहे हैं और माँ ने मुझे बुलाया है। मैंने जल्दी से पूजा को गोद में लिया और ड्राइंग रूम में पहुंची। मैंने महेश की आंखों में ऐसी लाली देखी जैसे उसे बहुत कम सोना नसीब हुआ है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी थी। वो अपने साथ एक ब्रीफकेस भी लाया था जो सोफे पर रखा हुआ था। माँ ने कहा, आओ बेटी, महेश इस वक्त तुमसे ही मिलने आए हैं। अमित के लिए कोई मैसेज है जो तुम्हें देकर जाना चाहता है। मैंने कहा तो उनको फोन कर देते। माँ ने कहा, तुम्हें याद नहीं आज क्या दिन है? हर हफ्ते के दिन लंच के बाद उसकी शाम 5 बजे तक मीटिंग होती है और फोन पर भी उससे राब्ता करना मुमकिन नहीं होता। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं वाकई भूल गई थी। मैंने सोचा कि महेश ने आज का ये वक्त इसीलिए चुना था। फिर भी मैंने इस ख्याल से कि माँ के दिल में कोई शक पैदा ना हो, महेश की तरफ देखते हुए कहा, शाम तक इंतजार ही कर लेते अमित का। महेश ने कहा, दरअसल मुझे 3:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। 4:30 बजे मेरी फ्लाइट है। मैं कनाडा जा रहा हूँ। माँ ने मुझसे कहा, बेटी तुम बैठकर महेश से मैसेज ले लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। माँ के चले जाने के बाद महेश ने जल्दी से अपना ब्रीफकेस खोलकर उसमें से ब्राउन रंग का एक मोटा लिफाफा निकाला और इधर उधर देखकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए धीमी आवाज में बोला, जल्दी से ये कहीं छुपा दो। लिफाफा लेते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने जल्दी से लिफाफे को सोफे के कुशन के नीचे दबा दिया जिस पर मैं बैठी हुई थी। फिर मैंने महेश से पूछा, तुम कनाडा जाने का प्रोग्राम कैसे बना बैठे? उसने कहा, दिल उचाट हो गया है अब इस शहर से। भगवान जाने मुझे अचानक क्या हो गया है। मैं अब उन लड़कियों का सामना नहीं कर सकता जो इस शहर में रहती हैं और मुझे 25-30 लाख रुपए तक दे चुकी है। ना जाने उन्होंने वो अदायगी किस तरह की होगी, क्या गुजरी होगी उन पर। मैं अब उनका सामना नहीं कर सकता।
मैंने पूछा, तो क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे? अचानक मुझे महेश से कुछ अपनायत सी होने लगी थी। कोशिश तो यही करूंगा कि अब कभी वापस ना आऊं। महेश मुझसे नजरें मिलाए बगैर बोल रहा था। जिन लड़कियों से मैं किस्तें वसूल कर चुका हूँ, उन सब के खत भी वापस कर चुका हूँ और उनसे भी माफी मांगकर इल्तेजा कर चुका हूँ कि वो भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करे। मैंने उसे गौर से देखा और सोचे बगैर न रह सकी कि इंसान के चेहरे के बारे में भी इंसानी राय उसके अपने जज्बात और एहसासात के मुताबिक होती है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो मुझे चेहरे से एक मक्कार शख्स मालूम हुआ था, लेकिन इस वक्त मैं यूं महसूस कर रही थी कि वो एक निहायत शरीफ और मजलूम इंसान था। एक ऐसा मजलूम के जालिम भी वो खुद ही था। उसने खुद ही अपने ऊपर ये जुल्म किया था कि बुराई की राह अपना ली थी। जब माँ चाय लेकर आई तो महेश इधर उधर की बातें करने लगा। चाय पीने के बाद उसने जाने का इरादा किया और फिर पूजा को मेरी गोद से लेकर उसे प्यार करते हुए बड़े जज्बाती लहजे में बोला, भगवान इसे मेरी भी उम्र दे दे। इस बात पर मेरा दिल भी भर आया। मैंने बाथरूम में जाकर लिफाफा खोला। उसमें मेरे खतों के अलावा भी एक लिफाफा था। मैंने पहले उसी को खोलकर देखा। उसमें 500 के नोटों की शक्ल में वो सारी रकम मौजूद थी जो महेश मुझसे ले चुका था। उसके साथ मेरा आखिरी खत भी था, जिसमें मैंने उससे कहा था कि वो कभी मुझे खत ना लिखे और मुझे भूल जाए। मैंने वो सब जलाकर उनकी राख फ्लश में बहा दी। दूसरे दिन के अखबार की खबर ने मुझे जैसे एक जबरदस्त शौक पहुंचाया। कुछ ऐसी ही हालत अमित की भी हुई थी। उस खबर के मुताबिक कनाडा जाने वाला वो प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें महेश गया था। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों में महेश का नाम नहीं था, लेकिन लिस्ट में उसका नाम था जो उस प्लेन के तमाम मुसाफिरों की थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे मेरा भाई मर गया हो। अमित भी उदास हो गए थे, लेकिन मेरे इस तरह रोने पर उन्हें हैरत भी हो रही थी। उनके ख्याल के मुताबिक मुझे महेश से इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने उन्हें ये कहकर मुत्मईन कर दिया कि महेश ने पिछले दिन पूजा को यार करते हुए दुआ दी थी कि भगवान मेरी उम्र भी उसे दे दे, और भगवान ने उसकी ये दुआ सुन ली थी। अमित मेरे जवाब से मुत्मईन हो गए थे। कोई भी माँ अपनी औलाद को ऐसी दुआ देने वाले की अचानक मौत पर इतनी जज्बाती हो सकती है जितनी मैं हुई थी। उसके बाद मेरे अंदर बहुत से बदलाव आ गए थे। मैंने घरेलू जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी। इस तरह शायद मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहती थी। और जब एक बार फिर 3,500 मेरे पास आने लगे तो भी मैंने अपने आप को नहीं बदला। अपनी सास को घरेलू कामों से अलग ही रखा और अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल लिया। मैं सिर्फ 500 रुपए अपने पास रखती थी और 3,000 बैंक में जमा करा देती थी। और आज मेरी कहानी को 20 साल हो गए हैं। महेश को मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ और शायद कभी नहीं भूल सकूंगी, क्योंकि जहाँ मेरी एक बात की वजह से महेश की काया कलप हो गई थी, उसी तरह मेरी काया कलप भी महेश की वजह से हुई थी। मेरी ये कहानी आजकल की लड़कियों के लिए भी एक सबक है, लेकिन सबसे अहम बात मेरे ख्याल में ये है कि लड़कियों को फोन पर फ्लर्ट करना और फेसबुक वगैरह पर दोस्ती करने से बचना चाहिए। मेरी कहानी से लड़कियां ये ना समझे कि हर शख्स का ज़मीर महेश के ज़मीर की तरह जाग सकता है।